तो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बच्चों की, सभी स्टूडेंट्स की थ्योरी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, लाइब्रेरियन क्लासेस में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, आज अपने इस क्लास के अंदर जो कि DLIS 01 का एग्ज़ाम जो होता है, जो पेपर होता है, जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसके महत्वपूर्ण गेंस पेपर के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के निशान लगवाऊंगा। जिनके पास 1 वीक है वो अपनी 1 वीक खोल कर रखें और साथ साथ में निशान लगाते रहें, क्योंकि इनमें से हमारे द्वारा लगाई गई क्लास की फ्रीक्वेंसी 80% प्लस ही रहती है। 80% प्लस क्वेश्चन आते ही हैं। कोई भी बच्चा 2026 से लेकर 2029 तक तो मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है तो उसको यहाँ से किए हुए क्वेश्चनों में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने बता देता हूँ कि अपने ये क्लास है वो किन किन बच्चों के लिए जो है वो लाभदायक रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पास 1 वीक है, जिन बच्चों के पास 1 वीक है उनके लिए भी लाभदायक है। जिनके पास 1 वीक नहीं है, जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए भी लाभदायक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं उनको बुक उपलब्ध करवा दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे जब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको 1 वीक खरीदने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो 1 वीक से ही 1 वीक के क्वेश्चन है। ये इसलिए क्लास लगाई गई है कि जो बच्चा बुक से पढ़ रहा है वो बुक से पढ़ता रहे, प्लस 1 वीक से कुछ क्वेश्चन वो याद कर ले, जिससे उसका 2 गुना फ़ायदा होगा और वो कम से कम 80 नंबर 100 में से बना सके। वैसे आपको पास होने के लिए मैं बच्चों को बता दूं कि 36 नंबर चाहिए। तो आप बिना किसी देरी के अपनी क्लास को करते हैं शुरू। और जिनके पास 1 वीक है वो 1 वीक खोल कर बैठ जाइए, क्योंकि बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ और ये हर साल आते हैं। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिना किसी देरी के अब अपने चलते अपनी क्लास पर। ये क्लास नंबर 2 है, तो जिसने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें लिखा होगा कि DLIS, ठीक है, DLIS थ्योरी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। इस तरीके से मैं आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ पर जाओगे तो आपको सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर जितनी भी मैं क्लासें करवाऊंगा, DLIS 02 और 3 की क्लासें तो ऑलरेडी पड़ी है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस करवाया है DLIS का, ठीक है। अब तो आपके थ्योरी एग्जाम की क्लासें करानी है, तो 4, 5 और 6 इन तीनों की क्लासें भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी। 4, 5 और 6 की क्लास भी यहाँ पर मिल जाएगी सीक्वेंस वाइज जब आप देखोगे। तो अब अपने बच्चों अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहली यूनिट के। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निशान लगा लेना, और जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो तो इस वीडियो को मैं जूम कर रहा हूँ ताकि बच्चे जब वीडियो को देखें तो उनको 1 वीक लाने की जरूरत ना पड़े, वो वीडियो से ही पढ़ ले। वीडियो को रोक रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ ले। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमारे पास बुक तो नहीं है, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को रोकेंगे, इससे अच्छा सर आप PDF ही सेंड कर दो, हम PDF से ही पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके लिए PDF सेंड कर दूंगा। अगर आपका कमेंट आया तो मैं पक्का आपको, जिस बच्चे का कमेंट आएगा मैं उस बच्चे को पर्सनली PDF सेंड कर दूंगा। तो अब अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट गैस पेपर पर जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर ये पहला क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, कि मैं आपको यदि 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ ना, तो उसमें से केवल और केवल यदि आप 6 क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ कर जाते हो, 6 क्वेश्चन, या तो 6 आप आगे वाले पढ़ लेना, या आप 6 क्वेश्चन पीछे वाले पढ़ लेना, ठीक है। या फिर 20 क्वेश्चनों में से या तो आप 10 क्वेश्चन पहली 7 यूनिट के 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा, वो कर लेना, या फिर आप लास्ट वाली 7 यूनिट के 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपका बड़े वाले क्वेश्चन जो लास्ट 20 नंबर का एक प्रश्न होता है वो दो ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर भी इनमें से 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 करने होते हैं। मान लीजिए अब 4 क्वेश्चन आएंगे तो 15 यूनिट के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। आप सोच लो, आपकी टोटल यूनिट तो है 15 और आपके क्वेश्चन आएंगे केवल और केवल 4। एग्जाम के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे, जो पूरे के पूरे 20 नंबर के होंगे, ठीक है। तो अब अपने क्या इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि अपने को कम से कम प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट लगवाने हैं जिससे नंबर बन सके।
तो मैं आपको नंबर बनवाने वाले ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा। और ये जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ये अभी नहीं बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये पहला क्वेश्चन पुस्तकालय वर्गीकरण, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो वीडियो से पढ़ लेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता तथा उद्देश्यों के प्रणिगत कीजिए अथवा पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य में कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आगे इसके बाद में एक और अथवा आपको दिखाई दे रहा है ना, अथवा का मतलब पता है क्या है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है बच्चों, जहाँ जहाँ आपको अथवा दिखाई दे जाए ना इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ अथवा अथवा दिखाई दे गया ना, मतलब क्वेश्चन को घुमा घुमा कर एग्जाम में कितनी प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यही क्वेश्चन है बस इसको थोड़ा घुमा कर दे दिया है, इसीलिए ये क्लास लगाई गई है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, जो डर ना हो जाए कि सर मरवा दिया। अब कुछ बच्चे देखो, अब एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो 2019 में आया था। ठीक है, उसके बाद में इसको 2017 में आया हुआ है, 16 में आया, 2015 में आया, 2016 में इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया। पर हुआ क्या, ये देखो पहले 2016 में आया हुआ था लेकिन इसको दोबारा रिपीट कर दिया, पर क्वेश्चन का क्या कर दिया, पूरा का पूरा टाइप चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन का पूरा टाइप ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या है, शब्दों की हेरा फेरी से देंगे आपको। तो ये पहला क्वेश्चन याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहले क्वेश्चन के ही 3-4 प्रकार से आपको पूछ सकता है। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अथवा आ गया, उसके बाद में फिर चौथा क्वेश्चन आ गया, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी कि ये 5-6 क्वेश्चन है, इनका एक ही उत्तर है, इनका उत्तर तो केवल एक ही है लेकिन क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा कर दिया गया है। फिर अथवा आ गया, अथवा आ जाने के बाद में फिर से आपको एक क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अथवा आ गया ना, उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, उनके कार्य पर चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपका फिर से अथवा आ गया और फिर एक नीचे क्वेश्चन और आ गया। तो अब आपसे ये अथवा आ गया, अथवा के बाद में वापस से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए करते हुए पुस्तकालय की आवश्यकता उद्देश्य को वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर से आपको इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में क्या है, अथवा लगा लगा कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके कम से कम आप देख लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन बना दिए गए हैं और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। पर इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि अभी 2025 के अंदर शायद ये रिपीट नहीं हुआ है, तो 2026 वाले में इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। और आपका अभी न्यू सेमेस्टर है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पहली यूनिट में केवल ये एक क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो अपना निशान लगा लीजिए, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए। दूसरी बात, एक बच्चा पूछ रहा था सर कि आप बड़े क्वेश्चन करवा रहे हो, इसका मैं बता देता हूँ, छोटे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। इसके छोटे अति लघुतात्मक क्वेश्चन होते हैं ना, जो 2 नंबरों के होते हैं, 30 शब्दों के क्वेश्चन होते हैं, वो हो चुके हैं, वो क्लास नंबर 1 में है। इसके लिए आप क्लास नंबर 1 देखिए प्ले लिस्ट के अंदर जाकर। ये वाली क्लास नंबर 2 है तो अपने 2 नंबर क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटे वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है। अब ये बड़े वाले क्वेश्चन है जिनमें मैं गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ और 20 नंबर का एक होगा ये। अब देख लीजिए, अगर आप 2 कराओगे तो 40 नंबर का क्वेश्चन कराओगे, 40 में से मान लीजिए आपके कम से कम 30 नंबर बन गए, तो 10 नंबर तो और में बना ही लोगे, क्योंकि पीछे 60 नंबर बचते हैं, 60 में से 10 भी नहीं बनते क्या। पर मैं बता दूं, जो तुक्का मार के आता है उसके नहीं बनते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम में 70% स्टूडेंट फेल हुए हैं आपके पुराने साथी। अब अपने चलते हैं इसके आंसर के ऊपर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके बहुत अधिक क्वेश्चन बने हुए हैं। ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाने के लिए हूँ, तो इसका आंसर अगर मैं पढ़ कर सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं और काफ़ी शब्दों के होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हेडिंग लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी हेडिंग जरूर बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं लास्ट वाला ही ले लेता हूँ, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, तो आपको सीधा ये नहीं करना है पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेखों से संबंधित है, आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है बच्चों। आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से इतनी चीज़ लिखनी है, पुस्तकालय में भी नहीं निकला, इसको काट लो,
पुस्तकालय वर्गीकरण, ये इतनी चीज लिखकर इसको हेडिंग बनाकर इसके आगे आप इस तरीके से एरो लगा लेंगे, तीर लगा के। उसके बाद में नीचे से आपको 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, जो भी उत्तर होगा आपका। फिर आपने इस तरीके से उत्तर लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। यानी कि आप पहले इस तरीके से पॉइंट बनाओगे, उसके बाद ही उत्तर लिखोगे। पुस्तकालय में वर्गीकरण, ये कितना अच्छा लगेगा। एग्जामिनर इसी चीज़ के लिए नंबर देता है और ये इंपॉर्टेंट क्लास इसी बात के लिए लगवाई गई है। उसके बाद में इसका बचा हुआ उत्तर है वो आप धीरे धीरे देखते रहिए, ठीक है। पेज नंबर 8 है बच्चों, 8 के बाद में आपको देखना है, ठीक है। ये पेज नंबर 8 है ना, उसके बाद में आपको आगे इस क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है। इतना इधर आ गया, फिर पेज नंबर 9 पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसका आपको मैंने बता तो दिया कि आपको किस प्रकार से हेडिंग डालनी है। फिर आपको कुछ पूछी जाएगी कि पुस्तकालय वर्गीकरण की कुछ प्रचलित परिभाषाएं बताइए, ठीक है। ये थोड़ा अगर आप इसमें से एक, केवल ज़्यादा नहीं, बस 2 लेखकों की परिभाषाएं रट लीजिए या 3 लेखकों की परिभाषा रट लीजिए। मैं कहता हूँ कि आपके सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। 20 में से कम 18 नंबर ले आओगे। केवल और केवल 3 लेखकों के नाम रट लीजिए आप, आगे परिभाषा तो चाहे सेम लिख देना पर थोड़ी सी चेंज कर देना, थोड़ी शब्दों की हेरा फेरी कर देना। इसमें से सबसे पहले ये आएगा मार्गरेट मान, ठीक है। उसके बाद में इसके उद्देश्य बता दिए, उद्देश्य वगैरह बता दिए, वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्य बता दिए, ठीक है। तो ये अब आपका पॉइंट नंबर कितना बन जाएगा, ये पॉइंट नंबर बन जाएगा 1 2 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 आपको बनाना है। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इससे देख सकता है, इसलिए मैं धीरे धीरे ऊपर टिपा रहा हूँ, ताकि जब आप पास 1 वीक नहीं होगी तो अब आप इसको देख सकोगे क्लास के अंदर अंदर और आप इसको आराम से पढ़ सकोगे। जिन बच्चों के पास 1 वीक है उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एक ही काम करना है बच्चों। जिन बच्चों के पास 1 वीक का, आपको बस निशान लगाते रहना है, ठीक है। अब मैं एक और बात बता दूं, आपको ये 500 शब्दों के अंदर आंसर लिखना होता है बड़े क्वेश्चनों का, लेकिन जब आपके 1 वीक में देखोगे तो कम से कम 2000 शब्द का एक आंसर होगा। तो वो बच्चों उस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ। वो अलग अलग क्वेश्चन को प्रकार को बदल बदल कर दिया गया होता है एग्जाम के अंदर, उसका वो आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट लगवाइए, लगवा लीजिए, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आएगा। यूँ समझ लीजिए कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप बोलोगे कि हम सर की क्लास ही लगा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ने बताया था वही चीज़ आ गई, कहीं सर ने तो पेपर नहीं बनाया है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये किसका है, सामान्य रूप से पुस्तकालय वर्गीकरण के निम्न कार्य होते हैं, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्यों के आंसर आ गए, ठीक है। तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना है, जिसमें इसने 1 नंबर पॉइंट ये बना दिया, 2 नंबर पॉइंट ये बना दिया, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट इसका ये रहा, पुस्तकालय संग्रह प्रभावशाली स्पष्ट मार्गदर्शन करना। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, पुस्तकालय प्रदर्शन में सहायता देना, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट ये आ गया, पुस्तकालय आंकड़े एकत्रित करने में सहायता। बस आपको 5 पॉइंट से ज़्यादा बनाने नहीं है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, 6ठा पॉइंट बनाते हैं, 7वां बनाते हैं। अरे इतना मत बनाओ भाई साहब, आप 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो। इसमें से मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये वाला, अध्ययन सामग्री को सहायक व अनुकूल बनाना, ये है पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य, ठीक है। यानी कि अधिगम सामग्री को सहायक अनुकूल बनाना, 1 नंबर ये लिख लेना। 2 नंबर ये लिख लेना, पुस्तकालय संग्रह के विभिन्न वर्गों को अधिकता और कमी को दर्शाना, ठीक है। 3 नंबर आप ये लिखोगे, 3 नंबर आपको 3 नंबर दिया गया वही लिखोगे, ठीक है। पुस्तक संग्रह का प्रभावशाली व स्पष्ट मार्गदर्शन। फिर पुस्तक प्रदर्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इससे इंपॉर्टेंट वाला ये वाला है, तो 4 नंबर पर आप ये वाला भी लिख सकते हो, विषय अनुसार आंकड़े एकत्रित करने में सहायक, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आंकड़े एकत्रित करवाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और ये चीज़, ये 2 पॉइंट लिखना मत भूलना, विषय ग्रंथ सूचियाँ। उसके बाद में ये 7वां पॉइंट मत लिखना, 8वां मत लिखना, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपको 4 पेज भरने होंगे टोटल। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 4 पेज भरने होते हैं। 4 पेज का मतलब ये नहीं है कि एक पेज के आगे वाली साइड और एक पेज की पीछे वाली साइड 2 पेज हो गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। 4 पेज का मतलब है कि एक क्वेश्चन के 4 पेज, यानी कि
कुल मिलाकर आगे पीछे से 8 पेज, 2 से गुना कर दो क्योंकि एक पेज का 2 साइड होता है ना, एक आगे वाली साइड होती है, एक पीछे वाली साइड होती है। तो कुल मिला के आपको आगे पीछे से 8 पेज तो भर के आने ही होंगे एक क्वेश्चन के। और आपको लगता है कि सर 8 पेज के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ आपके पास शब्द ज़्यादा पड़ जाएंगे लेकिन पेज कम पड़ जाएंगे। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कोई अंधाधुंध करके नहीं आएगा, जितने शब्द बोलेंगे उतने शब्दों के अंदर ही करके आना है और कम से कम 7 से 8 पेज के अंदर ही आपको निपटाना है। एक पेज के अंदर कम से कम मैं बता दूं तो 100 या 250 शब्द आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों साइड करें तो 250 शब्द आ जाते हैं, दूसरे पेज के दोनों साइड भी 250 शब्द आ जाते हैं, ठीक है। 4 पेजों के अंदर 500 शब्द आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जब आप 700 शब्द कम से, हालांकि इसमें 500 शब्द लिखा होता है पर 700 शब्द कम से कम आप लिख कर आते हो तब जाके आपको पास किया जाता है, ठीक है। अब अपने चलते हैं आगे। ये जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसको देख सकता है, ये उनके हेल्प के लिए है, ठीक है। अब ये 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्गीकरण के विभिन्न विधियों का प्रयोग और उनका लाभ का प्रयोग कीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था ना वही इंपॉर्टेंट है, उसमें छोटे वाले तो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपका 20 नंबर वाला वो तो आ ही गए, और 20 नंबर के अलावा एक 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी उसमें से आएंगे। एक क्वेश्चन तो 10 नंबर वाला उसमें से पक्का आएगा, एक 20 नंबर वाला आएगा। आपको 30 नंबर का पूरी की पूरी 30 नंबर की 1 वीक मैंने आपको 30 नंबर कंप्लीट पक्के कर दिए हैं। जिनकी 7 फरवरी को फर्स्ट पारी होगी ना, पहली पारी 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है DLIS वालों का, DLIS 01 का, तो उनको तो मैं बता रहा हूँ आप निश्चित होकर एग्ज़ाम देने जाइए। जो मैंने लगवा दिए उससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद में आपको इसका आंसर जो है दिखाई दे रहा होगा। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इस आंसर को धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें वीडियो का प्रयोग और ये बताया, हालांकि ये थोड़ा सा क्या हार्ड भी है और काम का भी नहीं है। अब आ जाइए दूसरी यूनिट पर, अंकन के कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन ये है, ये 200 शब्द का क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि जून 2016 में आया है, 2018 और 19 में आया हुआ है। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, अंकन वाला क्वेश्चन 2025 के अंदर आएगा, वो भी 10 नंबरों वाला ही आएगा। 10 नंबर वाला नहीं आया तो 20 वाला तो ये पक्का ही आएगा, ये मुझसे लिखवा लीजिए। तो इसको इम्पोर्टेंट मान लेना है। पहली यूनिट में आपको एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, मैंने पहली यूनिट में आपको एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया। बाकी मैंने जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं थी उनको धीरे धीरे करके वीडियो को ऊपर टिपाया, ताकि बच्चे क्या वीडियो को रोक रोक कर अपनी तैयारी कर सके, स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सके, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना है, और ये आएगा इस बार पक्का आएगा, 2026 के अंदर आएगा। और ये आप लिखा लीजिए 2026 के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है, जिसके फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने। अंकन के प्रमुख कार्य, इसी प्रकार हेडिंग डालनी है। और यहाँ पर पता है आपको क्या लिखना होगा, सीधी हेडिंग कभी मत डालना वरना बहुत काम खराब हो जाएगा। जैसे इसने अंकन के प्रमुख कार्य, इसमें आपने पहली हेडिंग डाल दी वर्णानुक्रम का व्यवस्थित अनुक्रम से संबंधित स्थापित करना। ये आपका से संबंध स्थापित करना, ये आपका पहला उसने क्या डाल दी, हेडिंग डाल दी। कोई बात नहीं, हेडिंग इतनी बड़ी चलेगी, लेकिन हेडिंग डालने के बाद में एक चीज़ और बता दूं, जस्ट उसके आगे से नहीं लिखना है। हेडिंग डालने के बाद में यहाँ तीर लगाकर उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। वो भी अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ आराम से। यहाँ तक हेडिंग आ गई, यहाँ पर तीर लगेगा, तो एक लाइन तो ये लाल रेड कलर मार रहा हूँ ना, इसका मतलब वो है वो लाइन खाली छोड़नी है। एक लाइन तो आपको यहाँ तक खाली छोड़नी है, दूसरी जस्ट इसके नीचे वाली लाइन आपको यहाँ तक खाली छोड़नी है जहाँ तक तीर लगाया है। उसके बाद में यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है जहाँ से मैं लीली लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको इतनी लाइन खाली छोड़कर इस तरीके से, यानी कि जब आप यहाँ पर हेडिंग लगाते हो ना ऊपर, जब आप यहाँ हेडिंग लगा रहे हो, जब आपकी हेडिंग कहाँ है, यहाँ लग रही है, कहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है ना, तो आपको एक लाइन तो आधी लाइन तो ये छोड़नी होती है जिसमें आपने हेडिंग छोड़ी है, और उसके बाद में एक लाइन वहाँ तक छोड़नी होती है जहाँ तक तीर लगाया। उसके बाद में आपको क्वेश्चन लिखना होता है। मैं बोल रहा हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे कॉपी भराते हैं, बच्चों को आता बहुत है
लेकिन उनको लिखने का तरीका पता नहीं होता है, और लाइब्रेरियन के अंदर क्रमबद्ध तरीके से और सुंदर तरीके से ना लिखा जाए तो एग्जामिनर को गुस्सा आता ही आता है और वो फेल कर देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे ऊपर टिपा रहा हूँ और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ। ये अंकन वाला फिर आ गया, ये भी आपका 200 शब्दों वाला है, यानी कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। पर अपने इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने लगा दिया है। ये हालांकि 2019 में आया हुआ है, 2022 में इसको बदल कर लिखा हुआ है, और 2022 में इसको फिर से बदल कर लिखा हुआ है। अंकन के प्रकारों की वर्णन कीजिए, अंकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, अंकन के प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये चीज़ आपसे इतनी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपको मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट ऊपर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लिया है, अंकन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मेन क्वेश्चन वो ही आने वाला है। ठीक है, अब एक और चीज़, इसकी आवश्यकताओं पर, ये वाला 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए और अंकन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये भी 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ लीजिए आप बस, पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट नहीं लगवा रहा हूँ। आज मैं जो जो इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ, मैंने एक ही टारगेट लिया है कि आपको 10 क्वेश्चन तो बड़े वाले इम्पोर्टेंट लगाऊँ, और जो 10 नंबर, जो कि 20 नंबर के हैं। ठीक है, और आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ही छोटे वाले इंपॉर्टेंट लगाऊं, जो कि 10-10 नंबर के हैं। क्योंकि होता ही ये बच्चों, आप पढ़ते रहते हो, जो टीचर पूरी 1 वीक की इंपॉर्टेंट बता दे तो फिर क्या फ़ायदा हो गया उसका। तो पढ़ने के लिए जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इसको देख सकता है। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर टिपा लेता हूँ, और जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो निशान लगा लीजिएगा। और एक ये चीज़, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसको ये आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट है। ये अंकन के 2 प्रकार होते हैं ना, ये छोटे वाले में पूछा जाएगा। मैंने कल इसको इम्पोर्टेंट लगाया था, आज फिर बता देना चाहता हूँ। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद में 10 वाले नंबर वाले में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो अंकन के 2 प्रकार होते हैं, अंकन की आवश्यकता। ठीक है, एक तो होता है शुद्ध अंकन, एक होता है मिश्रित अंकन। ठीक है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इसमें 10 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, और जो ऊपर बताया गया था ना, वो टी ऐसे वैसे वो चीज़ नहीं आएगी, असली चीज़ ये आएगी। ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट निशान लगवा रहा हूँ। कुछ बच्चों को ये PDF इस प्रकार दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 वीक पुरानी है, ये आपकी न्यू 1 वीक है, तो 2026 में आई है, उसी के हिसाब से करवा रहा हूँ। ये PDF इस प्रकार से आई हुई है। ठीक है, तो इसको मैं धीरे धीरे ऊपर टिपा रहा हूँ। जो बच्चा जिसके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से देख लीजिएगा। अब आता है बच्चों आपका 500 शब्दों वाला क्वेश्चन। ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये पूछा गया सीधा सीधा, पहला क्वेश्चन है, अंकन को परिभाषित कीजिए तथा उनके गुणों को वर्णित कीजिए। अच्छे अंकन के गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, द्विबिंदु वर्गीकरण में उपयोग किए गए अंकन के बारे में चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, जो आपको काम देगा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये इतनी सी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ये चीज़ जो है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। इसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 2025 के अंदर आया था आपके सीनियर वाले एग्जाम के अंदर, पर इसमें से 1 से 2 चीज़ पूछी गई थी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, साफ साफ तरीके से बोल रहा हूँ। ये इतना सा पैराग्राफ रट लीजिएगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये पक्का पक्का आने वाला है। अगर ये लिख लीजिएगा, अगर आपके पास कॉपी है तो नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन ये वाला पक्का आएगा। इतनी चीज़ पूछी जाएगी, अभी मैं बच्चे को बोल रहा हूँ, इतनी चीज़ पूछी जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको हिंदी अरेबिक अंक वाला ये बताना पड़ेगा, रोमन और बड़े अक्षरों वाला बताना पड़ेगा, रोमन और छोटे अक्षरों वाला बताना पड़ेगा, ग्रीक अक्षर वाला बताना पड़ेगा, विराम चिन्ह वाला बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेगी। अब अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ये वाली चीज़ नोट कर ली होगी। ठीक है, अब अपने चलते हैं बच्चों आगे। अब मैं आपको ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो इतनी सी थी। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको ये नोट कर लेना चाहिए। अब जो बच्चा जिसके पास मनवी का वो सीधी क्लास लगा नहीं रहा है, उसको इस चीज़ की दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी आप जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, कुछ बच्चों के क्या अंदर ऐसा होता है कि यार 1 वीक नहीं, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ या मैं बुक से पढ़ रही हूँ, पास कैसे होंगी। तो उनके लिए मैं क्या वीडियो थोड़ा स्लो स्लो ऊपर टिपाता रहता हूँ, ताकि वो वीडियो के अंदर अपनी थ्योरी पढ़ ले, ठीक है। उनके लिए एक प्रकार की 1 वीक ही सीरीज ही ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों को PDF चाहिए तो वो कमेंट करें, उनको पर्सनली मैं PDF सेंड करूँगा, जितने कमेंट होंगे उनको PDF सेंड कर दूंगा। अब आने वाला है आपके लिए गेम्स पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ठीक है। अभी तक मैंने बड़े क्वेश्चनों में 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं शायद इंपॉर्टेंट के अंदर, बाकी तो छोटे वालों में 2 कराए हैं, अभी 4 क्वेश्चन ही हुए हैं। बड़े वाले में तो मैंने 1 ही करवाया है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा आए बिना रहता ही नहीं है। और ये दो लास्ट बार 2014 और 2019 में आया हुआ है, इस बार जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ है, असर रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियां बच्चों। ये आता है आए बिना रहता ही नहीं है, बहुत जिद्दी क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर इसको लगा लीजिए, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए जो जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली में प्रयुक्त आवर्तन एवं स्तरों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 200 शब्द का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर दिसंबर 2014 के अंदर आया हुआ है, 2019 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। VMOU कोटा यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उनमें भी ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन रट लेना है। PMEST है, पक्षों में आवर्तन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन आएंगे। मेरे हिसाब से तो बड़े वाला क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनेगा, 20 नंबर वाला क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है इसके अंदर। हालांकि यहाँ 200 शब्दों का लिखा हुआ है, पर मैं बता दूं कि इसकी थ्योरी कम से कम 700 शब्दों की है। ऊपर वहाँ पर 200 शब्दों का लिखा था, यहाँ पर 700 शब्दों की थ्योरी है। तो ये देखो, एक एक पक्ष के आवर्तन को ई से ई पक्ष का आवर्तन, पी व एम पक्षों के आवर्तन, बाद में डॉट लगाकर इस तरीके से ये चीज़ लिखा है। ये सेमी कोलन, आपको पता है ना ये कोलन किसका निशान है, PMEST में से एनर्जी का निशान है ये, ठीक है। पर्सनैलिटी का निशान पता है ना, कोमा पर्सनैलिटी का निशान होता है। मैटर का निशान पता है ना, एक कोमा लगाकर फिर नीचे इस तरीके से यहाँ पर एक कोमा लगती है, एक एक डॉट लगता है, मतलब इसको सेमी कोलन बोलते हैं। ऐसे एक डॉट लगाकर फिर नीचे एक कोमा लगती है, इसे सेमी कोलन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपकी DLIS 02 प्रैक्टिकल वाले में है, लेकिन थ्योरी कर रहे हो तो आपको इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, देख लेना है, ठीक है। अब जो उदाहरण दिए गए हैं ये उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा रटना चाहे तो रट सकता है, लेकिन मैं बता दूं उसको उदाहरण रटने के लिए पहले तो अंग्रेजी का इतना बड़ा लाइन याद करनी होगी और फिर ये उदाहरण रटना होगा। तो ये हार्ड है, जो बच्चा छोड़ना चाहे तो वो इसको बिल्कुल छोड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। क्योंकि ये पूछा अभी बहुत 2014 और 2019 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा इसको इम्पोर्टेंट मैंने बोला है कि लगा लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है 5 मूलभूत श्रेणियों के अंदर आवर्तन में। पर आप इसको याद मत कीजिए, क्योंकि ये आपका इतना टाइम खा जाएगा ना। आपको इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। मैं बोल रहा हूँ ये अगर ये आएगा, देखो वैसे ये है तो 200 शब्दों वाला, तो 200 शब्दों वाले आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे या 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये वाला आ जाए तो आप भगवान से दुआ कीजिए, आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इसमें बहुत फंडा है, आपको चीज़ें रटनी पड़ती है। ये जैसे इन्होंने पहले तो ये चीज़ बना दी, फिर इसका कोड बनाया हुआ है इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन देखिएगा भी मत, इसको पढ़िएगा भी मत, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आवर्तन वाला क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा था वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं था, आपके न्यू सेमेस्टर में दिया गया है। तो इसको अपने ऊपर टिपा लेते हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देखा, अभी देखा है। इसको ऊपर टिपा लेते हैं, पूछा भी नहीं जाता, पता नहीं किस लिए पूछ लिया। पर आवर्तन का जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, जो हमारे टाइम में आया था, उसमें केवल और केवल इस तरीके से थ्योरी हुआ करती थी, ये उदाहरण वगैरह नहीं होते थे। तो
आप इसको मत पढ़िए मेरी मानो तो, ठीक है। तो अब अपने इम्पोर्टेंट में ये लगा लीजिए बस, 2 नंबर क्वेश्चन, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बस ये 500 शब्दों वाला है और इसके ऊपर विस्तृत टिप्पणी वाला, ये 500 शब्दों वाला है, आ सकता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको धीरे धीरे वीडियो ऊपर करके थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि बच्चों को दिखाई दे जाए, जिनके पास 1 वीक नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आंसर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। ये द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था बच्चों, जो हमसे आवर्तन के लिए पूछा गया था ना, वो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जैसे पी से व्यक्तित्व, एम से मैटर, ई से ऊर्जा, एस से स्थान, टी से टाइम यानी कि काल, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इतना अच्छा क्वेश्चन था कि मज़ा आ गया था जब हम पढ़ते थे, जब हमने ये डिप्लोमा किया था। आप में तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन यूं ही पूछ लिया, उसको आप देखना भी मत, आप स्टडी भी मत करना, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये चीज़ होती है असली चीज़, ठीक है। ये पदार्थ श्रेणी आ गई, ये देख लीजिए, ऊर्जा आ गई, ठीक है, पदार्थ श्रेणी आ गई, ठीक है, ऊर्जा श्रेणी आ गई। उसके बाद में ये देख लिए स्थान श्रेणी यानी कि स्पेस कैटेगरी आ गई। इस तरीके से काल श्रेणी, ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप में ये जरूर आने वाला है। ये देखिए पी व अम में अम के आवर्तन, ऐसा क्वेश्चन आता था हमारे लिए, इसलिए मैंने उसको इंपॉर्टेंट लगाया था। मैंने बोला था ना आपको कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ई के आवर्तन लिखिए, ये देखिए कितना कितना ये हमारे लिए थ्योरी आती थी, वो ये वाला क्वेश्चन था। इसमें केवल थ्योरी है, ज़्यादा चीज़ों को क्या हार्ड नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको करके आनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चीज़ दी गई है, ठीक है, ये आप मत पढ़िएगा, ये आपके प्रैक्टिकल का सारा पोर्शन प्रैक्टिकल का है, ठीक है। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ना ही आपको ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं पढ़नी है, ना ही आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, ना ही आपको इसका उत्तर लगाना है। जितना मैंने बोला आपको बस केवल और केवल उतनी ही थ्योरी पढ़कर जानी है, जिसमें आपका नंबर मिल जाएगा। और 4 नंबर वाली चीज़ ये ज़रूर पढ़नी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा आ रहा है, मैं इसको टिपा देता हूँ धीरे 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 धीरे। और भाषा संग्रह आ गया, ये सैद्धांतिक आधार वगैरह आ गए। और ये आपको सामान्य एकल वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपके सामने, पुनरावर्ती एकल, सामान्य एकल। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और मैं आपको इम्पोर्टेंट लगवा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास बुक नहीं है, हम थ्योरी कहाँ से करें। तो बस इनके लिए बस ये थोड़ी थ्योरी है ना, मैं दिखा देता हूँ, ताकि उन बच्चों की क्या लाइफ बनी रहे, उनको बार बार क्या ना करना पड़े, किताबें ना खरीदनी पड़े, 1 वीक ना खरीदनी पड़े। ये मैंने शायद आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था ना, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन था ALA वाला, तो ये तो कल मैंने बता ही दिया था आपको। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के अंदर आप लगा लीजिए, ये वाला नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, इसका मैं मूल्यांकन कर लेता हूँ। वैसे ये मैंने PDF पहले पढ़ी थी, यहाँ ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आप पहला क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बच्चों को मैं बता दूँ, मैं ऊपर करके ये वाला क्वेश्चन जो है इसके आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, दशमलव वर्गीकरण पद्धति वाले की, ठीक है। आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अभी एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए। लेकिन असली चीज़ आपको जो मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये थ्योरी देखी थी, मैंने गेस्ट पेपर भी देखे थे, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये चीज़ है कि DDC की 3 सारणियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ये वाला भी। कारण ये पता है क्यों है, क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि DDC आपको ना तो कॉलेज में दिखाई गई होगी लास्ट के 10 दिनों में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लगभग आपको CCC ही करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये 3 सारणियों का वर्णन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये 2022 में गलती से दे दिया था, उसके बाद कभी नहीं देते, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये दशमलव वर्गीकरण पद्धति में के बारे में चर्चा कीजिए, ये आपको जरूर करना है, क्योंकि ये DDC की थ्योरी पूछ रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, आपको ऊपर वाला ये जरूर कर लेना है, ये वाला आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पास होना चाहते हैं, तो उनको मैं इनकी एक बार
थ्योरी दिखा देता हूँ। बाकी ये चीज़ आप रटोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अब अपने ऊपर चलते हैं। चरण संबंध पर एक छोटा सा नोट लिखिए। 2017 में पता नहीं क्यों पूछ लिया, परंतु इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। पर सेमेस्टर 1 आपका लागू हुआ है तो शायद पूछ लिया जाए, पर नहीं पूछा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो नहीं पूछा जाएगा। शायद का भी कोई ऑप्शन नहीं उठता है, शायद के ऊपर कोई डाउट नहीं उठता है। तो आप ये चीज़ बस मैं आप धीरे धीरे ऊपर टिपा रहा हूँ, क्योंकि आप थ्योरी करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। जिनके पास 1 वीक नहीं है, पर जिन बच्चों के पास, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। गैस पेपर में अभी तक मैंने जितने इंपॉर्टेंट लगाने थे वो बता दिए। जो बेकार के क्वेश्चन थे उनके बारे में भी आपके सामने चर्चा कर ली है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लगा लीजिएगा कि डेवी दशमलव वर्गीकरण पर एक विस्तृत नोट लिखिए, दशमलव वर्गीकरण पद्धति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, और उसके अलावा आपका ये जो बताया गया है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति में 19वें संस्करण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अनलिमिटेड बार। ये देखिए, डीडीसी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये इस बार पूछा जाएगा, हालांकि ये 2025 में पूछा गया आपसे, जो सीनियर थे उनसे। 2026 में पूछा जाएगा, मुझसे लिखवा लीजिए। अब आपके 40 नंबर पक्के हो चुके हैं, 40 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अब या तो मैंने अभी पहले बोला था, अब मैं स्टार्टिंग के 7 बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, या तो आप स्टार्टिंग के 7 पढ़ के चले जाओ, या आप लास्ट वाले 7 पढ़कर चले जाओ, ठीक है। या तो मैं अब आपको 14 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, या तो ऊपर वाले 7 पढ़ लेना या नीचे वाले 7 पढ़ लेना। आपको पढ़ने 7 ही है केवल, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। दो दो बड़े वाले क्वेश्चन इन 7 में से आ जाएंगे, 2 नीचे वाले, मतलब आपके टोटल 4 बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 बड़े क्वेश्चनों में से आपको कितने करने होते हैं? 4 में से 2 करने होते हैं। तो ऊपर वाले 2 तो इन 7 क्वेश्चनों के अंदर आ जाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, और नीचे वाले 2 क्वेश्चन जो है 4 में से, वो इस नीचे वाले 7 क्वेश्चनों में आ जाएंगे। जो बच्चा कम पढ़ना चाहता है, एक रात में परसेंटेज बनाना चाहता है, उनको उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, या तो तुम ऊपर वाले 7 क्वेश्चन जो मैं शुरू के 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो पढ़ लो, या फिर लास्ट के 7 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। बड़े वाले 20 नंबर वाले आपके 40 नंबर तो मैं पक्के करके जाऊंगा इस क्लास के अंदर, बड़े क्वेश्चनों वाले। और आपके 60 नंबर मैंने कल पक्के कर दिए थे, ठीक है। जो आपकी पहली क्लास आई थी उसको जरूर देखिएगा। मैं 40 नंबर पक्के करने के लिए आया हूँ, पक्के करके जाऊँगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। और इसकी थ्योरी जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक है, वो बुक से मिलान कर लीजिएगा। ये देखिए, इस जिस बच्चे ने मेरे को पीडीएफ भेजी थी उसने कितनी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ाया। उस बच्चे को पता है ये क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा। शायद जिस स्टूडेंट से मैंने पीडीएफ मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ 1 वीक थी, वो ओल्ड 1 वीक थी, और मुझे न्यू सेमेस्टर की 1 वीक चाहिए थी, तो उस हिसाब से मैंने इसकी पीडीएफ मंगवाई थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर निकाल रहा हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ जो है वो आप मत पढ़िएगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़, ये जो उदाहरण दिया गया है ना, इसका बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, आप अपना टाइम खराब करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पढ़ के ना तो आपको याद रहेगा, आपका पहला हुआ भी पढ़ा हुआ पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। शुद्ध अंकन का मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध अंकन ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको थ्योरी पढ़नी है। ये वाली चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, इतनी चीज़। बाकी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन आता है हर साल, 1% आता है, ठीक है। फिर 200 शब्दों वाले क्वेश्चन आ गए। कालक्रम उतरना का सिद्धांत, ये शायद यूनिट नंबर 3 के होंगे, 3 या 4 के होंगे, क्योंकि मैंने तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ ले रखी है। पर मैं करवा यूनिट वाइज ही रहा हूँ। यदि आपको 2 नंबर यूनिट में ना मिले तो वो 3 नंबर यूनिट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले 1 नंबर यूनिट से शुरू किया था, और मैं यूनिट वाइज ही करवा रहा हूँ। ये कालक्रम वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उदारता के सिद्धांत को बताइए, विक्रमकता
में उत्पत्तता के सिद्धांत को उपयुक्त में वर्णन कीजिए। कालक्रमता के सिद्धांत उद्देश्य को समझाइए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 200 शब्दों वाला है, 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, तो इसको इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए। ठीक है, कालक्रम वाले क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ पक्का आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया है। ठीक है, देश से समीपता जो आपके पास सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये 2018 में पूछा गया था, ये जो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, केवल थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन गेम्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लास्ट के 2 घंटों में जल्दी जल्दी रट कर चले जाओ, जल्दी जल्दी रट कर पास हो जाओ, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक अनुक्रम सिद्धांत व वर्णानुक्रम सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, और ये हार्ड भी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा थ्योरी पढ़ कर जाना चाहता है तो उसके लिए मैं थोड़ा वीडियो जूम कर रहा हूँ और धीरे धीरे ऊपर निकाल रहा हूँ। और जिन बच्चों के पास 1 वीक का और वो साथ साथ निशान लगाने के लिए केवल वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। ठीक है, ये छोटे वाले क्वेश्चन आ गए, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। और अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मौलिक श्रेणी की समय श्रेणी। ठीक है, ये लाइन की यूनिट नंबर 4 या 5 का ही क्वेश्चन होगा ये। अगर नहीं मिले तो मैंने आपको पहले ही बोला आगे से आगे यूनिट टिपाते रहा करो, क्योंकि एक यूनिट खत्म होने के बाद ही मैंने अगले यूनिट के क्वेश्चन करवाए हैं। तो 3 नंबर यूनिट में क्वेश्चन मिलना बंद हो जाए तो आपको 4 नंबर में चले जाना है, 4 नंबर यूनिट में क्वेश्चन मिलना बंद हो जाए तो आपको 5 नंबर यूनिट में चला जाना है। तो आपको इस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, 200 शब्दों का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है, मौलिक श्रेणी व समय श्रेणी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसके थ्योरी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, स्टार लगा देता हूँ, पक्का 20 नंबरों में से आएगा, 20 नंबरों वाला क्वेश्चन ये आएगा, मैंने बोल दिया है, और ये पक्का आने वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, 20 नंबरों का क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी जो है बच्चों को, क्योंकि इसमें 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में पूछा गया है, और ये एस आर रंगनाथन की डबल सी है कॉलन क्लासिफिकेशन, तो सारी इसके ऊपर ही डिपेंड है, सारी इसके ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है, तो आपको ये वाली क्वेश्चन जो है इसकी थ्योरी देख लीजिए, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, जिनके पास 1 वीक है वो इसको इंपॉर्टेंट में निशान लगा लीजिए। और ये देखिए बच्चों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भी कब इसका पूरा का पूरा डायग्राम आएगा जब बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि ये DLIS 02 के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है PMEST की, क्योंकि निशान लगाना पड़ता है। ये होती है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह कोमा होता है, मैं बार बार बता रहा था, यानी कि व्यक्तित्व, इसको इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसका योजक चिन्ह कोमा होता है। ये पूछा जाएगा, आप इसको 100% में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आने वाला आपका पेपर। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, 5 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, और इस एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ कि आपका क्या आएगा, न्यू सेमेस्टर है आपका, इस बार क्या कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जरूरी एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का छोटा सा, 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम और उनके योजक चिन्ह लिखिए। ठीक है, एक तो ये आएगा। 2 नंबर चीज़ ये आएगी, या तो आपको व्यक्तित्व या स्थान दे देगा और बोलेगा इनके योजक चिन्ह क्या है ये बताइए। ठीक है, या आपको दे देगा कोई भी कोई चीज़ उठा सकता है, जैसे कि आपको कालक्रम उठा लेगा और बोले यहाँ से पदार्थ उठा लेगा और बोलेगा इन पदार्थ और कालक्रम इन मूलभूत श्रेणियों के योजक चिन्ह बताइए। ठीक है, तो अब आपको इनके योजक चिन्ह बताने होंगे इनके। ठीक है, ये वाले। फिर एक और चीज़ पूछ लेगा आपको क्या कर देगा, योजक चिन्ह दे देगा वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये वाला योजक चिन्ह देकर इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके पूछेगा कि ये किस श्रेणी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आपको इसको बताना होगा कि ये पदार्थ के लिए
यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चों वो ही आएंगे, क्योंकि आज आपने देखा होगा मैंने बहुत कम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। टोटल मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए होंगे, इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, इतनी लंबी। पर बड़े क्वेश्चनों में से जो मैं करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया ना, ये मूलभूत श्रेणियों को रट लीजिएगा। इसको मैं निशानों को बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं कोमा, जो पर्सनैलिटी का निशान होता है। फिर पदार्थ का निशान, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। ठीक है, उसको ये उसका निशान होता है सेमीकोलन। फिर एनर्जी का निशान होता है कोलन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलन। जो दो बिंदु जो ऊपर नीचे है ना, इसको कोलन बोलते हैं। और ये एक बिंदु के नीचे कोमा होती है, इसे सेमीकोलन बोलते हैं। स्पेस यानी कि स्थान, इसका निशान जो है वो होता है डॉट। और कालक्रम, इसका निशान होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। हालांकि इसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बताया नहीं गया है, इसको मैं बनाकर बता देता हूँ। इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, हालांकि आपके 20 दिन के डेमो के अंदर ये बता दिया जाता है, लेकिन ये इस प्रकार से होता है। और फिर यहाँ पर N414 इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो लगा लीजिए। जिनके पास 1 वीक है, जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपको 1 वीक की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इसका थंबनेल भी यही लिखा था वीडियो का, कि बिना 1 वीक 80% बनाएं, क्योंकि 1 वीक आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने लगा लिया इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर ये जो उदाहरण दिया हुआ है ना, इसमें एक आधा उदाहरण आप रट लीजिएगा। ये पूरा का पूरा उदाहरण मत रटिए। कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं ये रट कर चला जाऊँ, ये कैसे रटोगे भाई? ये कोड बनाया हुआ है, और ये कोड किसका बनाया हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स एंड रिसर्च लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका क्या बनाया गया है? कोड बनाया गया है। अब मैं बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन का 236 लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर एनर्जी का निशान लगाया गया है। मैप एंड रिसर्च का 17 लिया गया है। ठीक है, फिर किसका निशान लगाया? मैटर का निशान लगाया गया है। उसके बाद में एनर्जी का निशान लगाया, एनर्जी का 51 लिया गया है। ठीक है, फिर इंडिया का निशान लगाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, .44, ये इंडिया का निशान लगाया गया। और लास्ट में क्या है? टाइम आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये 1988, तो उसमें 19 का तो अन लगाया गया है और 88 सीधा लिखा गया है। ये किस तरीके से कोड बनते हैं, किस तरीके से नहीं बनते, ये DLIS 02 की क्लास में आपको कंप्लीट कराया गया, जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है। अभी तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उदाहरण रटोगे तो आपको ये वाली चीज़ भी रट कर जानी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इसमें नीचे बताया भी गया है कि 2 लाइब्रेरियन साइंस की क्लास होती है। 36 क्या है? रिसर्च लाइब्रेरी। 17 किसका आ गया? मैप का, जो मैंने बताया था। ठीक है, ये 51 किसका आ गया? क्लासिफिकेशन का आ गया। ठीक है, उसके बाद में इंडिया का 44 आ गया। और अन 88 यानी कि ये टाइम का आ गया। ठीक है, जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगा दिया गया, पर यहाँ पर इन्होंने स्टार लगा दिया, पर स्टार नहीं लगता, इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे यहाँ पर डॉट नहीं लगाया इन्होंने, डैश लगा दिया, पर यहाँ पर डॉट लगता है। तो कुछ 1 वीक वाले क्या करते हैं, खामियां 1 वीक में भी होती है। और यहाँ पर जैसे ने स्टार लगा दिया, स्टार नहीं होता, इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होती है इनसे पहले। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का। अब अपने चलते हैं ऊपर। ये मैंने बोला था ना, ये नहीं रटना है, ये चीज़ मत रटिएगा, वरना आगे से आगे क्या होगी? प्रॉब्लम ही होगी। ठीक है, पर कोई अगर रट सकता है तो वो रट लीजिएगा। क्यों? इससे क्या होगा? आपको इतना फ़ायदा होगा, उदाहरण से एग्जामिनर प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। 90 नंबर भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में विश्व विधि भूगोल विधि पर टिप्पणी लिखिए। ये 200 शब्द का जून 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विधि एवं भौगोलिक विधि पर टिप्पणी कीजिए। 2023 में पूछा गया, 200 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने आगे चलते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी पढ़ लेना बच्चों, जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है, जिनके पास 1 वीक नहीं है। ठीक है, अब अपने 7 यूनिट के ऊपर आ चुके हैं, और 7 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 7 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और 7वीं यूनिट के ऊपर आ चुके हैं
मैंने आपको ये बोला था या तो आप स्टार्टिंग की 7 यूनिट में जो मैंने 5 से 7% या 10-12% जितने इंपॉर्टेंट लगाए हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि 12% तो मिलाकर है छोटे और बड़े। बाकी बड़े वाले क्वेश्चन मैंने शायद 7 ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगाए होंगे 7 यूनिट के अंदर, या आप लास्ट वाली 7 यूनिट पढ़ लेना, 7 क्वेश्चन पढ़ लेना जो लास्ट के 1 दिन या 24 घंटों के अंदर पढ़कर पास होना चाहता है। उसके बाद में जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, पहला क्वेश्चन वर्ण विधि वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाऊंगा बच्चों, और उसके बाद में क्या है क्लास को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों के पास 1 वीक का वो बेचारे वेट करते रहते हैं कि सर आगे वाला कब बताएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया है कि प्रमुख विधियों के क्या लाभ है। ठीक है, तो ये द्विबिंदु वर्गीकरण वाला, तो ये आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन भी इसमें, ये 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 200 शब्दों वाले हैं, याद रखना दोनों। बड़े वाले मैंने अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगवाए हैं, इसकी थ्योरी आप देख लीजिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसकी थ्योरी देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति वाला, आप इसकी थ्योरी देख लीजिए जो पढ़कर जाना चाहता है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा ये मत, ये बस आपको नॉर्मली पढ़ना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट इसके आगे वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके अंदर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर बार बार आंसर दिए गए होते हैं ना, इसमें ये वाला पूछा गया विषय विधि एवं द्विविद्युत दशमलव वर्गीकरण को कैसे उपयोग किया जाए। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2025 में है लेकिन दोबारा रिपीट होगा, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होने वाला है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में उपयुक्त विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी रिपीट होने वाला है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें से केवल और केवल आपको एक क्वेश्चन करके आना होता है। ये बस क्वेश्चनों को प्रकार होते हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछने का, या एक ही क्वेश्चन में से अलग क्वेश्चन बनाकर पूछने का तरीका होता है। इसमें अथवा लगा हुआ है, यानी कि इतने सारे क्वेश्चनों का केवल एक ही उत्तर होगा जो नीचे दिया गया होगा। ठीक है, इसके अंदर तो आप इसके एक बार क्या कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए। ये वाला मत पढ़िएगा, द्विबिंदु वर्गीकरण में समावेश किस प्रकार से होता है, कालक्रम विधि, ये वाला मत पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, भौगोलिक विधि, विषय विधि, वर्ण विधि, अध्यारोपण विधि। ठीक है, फिर आगे चलते रहिएगा। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ग्रंथ वर्गीकरण के विभिन्न चरणों को सौंदर्यहन व्याख्या कीजिए, प्रायोगिक वर्गीकरण के चरणों को बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। उसके बाद में अपने चलते हैं ऊपर। ठीक है, इसकी थ्योरी आप पढ़ते रहिएगा। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका छोटा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। ठीक है, हालांकि अच्छा ये छोटे वाला ही है क्या, मुझे लगा ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आ गया। ये 2025 में भी पूछा गया था, यहाँ पर तो 2022 लिखा हुआ है, पर न्यू सेमेस्टर आपका लागू हो गया तो पुराने वाली सिस्टम को डिलीट कर दिया जाता है। पर ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इसको लिख लीजिए, सेम टू सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये सोपान विधि वाला। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए जिनके पास 1 वीक नहीं है बच्चों के पास। इसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रहने वाले नहीं हैं। गर्तपरक सूचना से आपका क्या से, ये छोटा वाला क्वेश्चन है, ये मैंने शायद कल आपको इंपॉर्टेंट लगा दिया था, क्लास नंबर 1 देखिएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, अति लघु दीर्घ प्रश्न ही है ये 200 शब्दों वाला, ग्रंथ संदर्भ सूची एवं पुस्तकालय की सूची में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका भौतिक स्वरूप हो गया, उपयोगकर्ता हो गया, मानक सूची होगी, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर टिपा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, पुस्तकालय सूची के कार्यों को समझाइए, ग्रंथालय सूची के कार्यों को समझाइए।
ये आपको याद करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं है ये, क्योंकि ये 200 शब्दों वाला बड़े वाला क्वेश्चन मैं आपको 1 यूनिट का एक ही इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लगवा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 2 नंबर को आप थ्योरिकल तरीके से पढ़कर जा सकते हैं। फिर ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग वाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप पढ़ सकते हो। ये पूरा पहले कभी दे दिया गया था 16-18 में, अभी नहीं दिया जाता है। जो बच्चा इसकी थ्योरी पढ़कर जाना चाहता है तो वो थ्योरी पढ़कर जा सकता है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 500 शब्दों वाला इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के अंदर इसको रख लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 के अंदर आता है, 14 के अंदर आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपका न्यू सेमेस्टर लागू हो गया तो इसका मतलब 2026 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी थ्योरी देख लीजिए जिनके पास 1 वीक नहीं है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप मुझे जो बच्चा कमेंट करेगा उस बच्चे को मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पर। जो कमेंट नहीं करेगा उसको तो मैं पीडीएफ कहाँ से भेजूँ, बाकियों को मैं पीडीएफ भेज दूंगा। वरना आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उस पर पीडीएफ आती रहती है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है वर्णानुक्रमिका सूची, ठीक है, के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। ये है 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पहले भी रह चुका है। ये 2026 में ज़रूर आएगा। वर्णक्रमिका सूचियाँ, ये 2025 में इसका बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर वाला, हालांकि इस बार 2026 में 200 नंबरों वाला 200 शब्दों वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसकी मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी देख लीजिए। और उसके बाद में ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं इसका इम्पोर्टेंट आपको लगवा चुका हूँ, ठीक है। बस आप जो बच्चा इसकी थ्योरी देखना चाहता है वो थ्योरी देख सकता है बस। फिर आता है ये शब्दकोशीय सूची, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि दो दोस्तों को स्पष्ट कीजिए। पर इसकी थ्योरी पढ़कर चले जाना, क्योंकि गुण और दोष जो है पूछे जाते हैं। इसका नहीं पूछा जाएगा तो आपको 2 सूची दे देगा कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए या इन दोनों के गुण धर्म बताइए, गुण या दोष बताइए। पढ़कर जा सकते हो पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्गीकृत सूची वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो भी आप पढ़कर जा सकते हो, इसके गुण कौन कौन से हैं, पर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो थ्योरी देख सकते हैं साथ साथ में। सीप, इसके बाद में ये 4 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा वर्गीकृत सूची वाला, कि गुण क्या कौन कौन से हैं। तो ये वर्गीकृत सूची वाला आप पढ़कर चले जाइएगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये इस बार नहीं आने वाला है। सीप स्वरूप सूची 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी नहीं आने वाला है। गुण और दोष इसके पूछे गए हैं। पर जो बच्चा 1 वीक नहीं है जिनके पास, वो पढ़कर जाना चाहता है वो पढ़कर जा सकता है, 1 वीक वाले भी पढ़कर जा सकते हैं। किसी कैटलॉग में एंट्री भरने का वर्णन कीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार आप रूटीन में पढ़कर चले जाइएगा, क्योंकि आपने 20 दिनों का डेमो लिया है तो उस डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उस डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो आपने 20 दिनों का डेमो लिया है, तो इसको एक बार रफली पढ़कर चले जाइएगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रंथालय सूची वाला क्वेश्चन है ना। ग्रंथालय सूची में कौन कौन से भौतिक स्वरूप, किस स्वरूप से आप क्या प्रयोग करोगे, सह कारण उत्तर दीजिए। पुस्तकालय सूची के भौगोलिक स्वरूपों को 2 भागों में विभाजित कीजिए। ये वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, गेस्ट पेपर के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो का ये फ़ायदा होता है बच्चों को, जो आप बच्चों को 1 वीक नहीं लानी पड़ती, वो बुक भी पढ़ लेते हैं और 1 वीक में से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी बच्चे जिनके पास 1 वीक नहीं है, जो आर्थिक रूप से भी नहीं ला सकते हैं या वैसे भी लाना नहीं चाहते हैं, तो उनकी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। सूची में भौतिक रूपों की गणना और मुद्रिक पुस्तक के गुणों के अवगुणों पर चर्चा कीजिए। फिर मुद्रिक सूची के दोष का वर्णन कीजिए। फिर आ गया पंजीकृत सूची, इनके दोष का स्पष्ट कीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़कर जा सकते हो आप, बस इम्पोर्टेंट है वो मैं लगवा रहा हूँ। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इनको थ्योरी पढ़नी है और 1 वीक की थ्योरी पढ़नी है, वो पढ़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। 500 शब्दों का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चों। पत्रक सूची के गुण और दोष की विवेचना कीजिए। पत्रक सूची के गुण और दोष की विवेचना कीजिए। पत्रक स्वरूप सूची के गुण और दोष पर चर्चा कीजिए। 2026 में आने वाला है, इससे पहले आया नहीं है। पत्रक सूची वाला पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, रट लीजिएगा जो बच्चा देना चाहता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, या तो आप लास्ट वाले 7 रट लेना, या मैंने पहली 7 यूनिट के बड़े वाले क्वेश्चन बताइए, या वो रट लेना, या लास्ट वाली 7 यूनिट के रट लेना। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। 40 नंबरों का जुगाड़ आपका हो चुका है। अब से पहले आपने 7 यूनिट देख ली है ना, तो जो बच्चा सोच रहा है अभी चलो सर ऊपर वाले 7 यूनिट का कर लूँगा, तो बस तू पास हो गया। तू पास हो गया है, तूने 40 नंबर बना लिए हैं। क्योंकि मैंने अभी भी बोलता है कि जो बच्चा एक दिन में पास होना चाहता है वो ये क्लास देख सकता है, इसी के लिए ये क्लास बनाई गई है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन की मैं थ्योरी बता देता हूँ जिनके पास 1 वीक नहीं है। और छोटे क्वेश्चनों के अंदर ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पत्रक सूची की प्रविष्टियों में पत्रों के निर्माण कर, ये मतलब साइज पूछा जाता है केवल उसके अंदर, ठीक है। ये कितनी चौड़ाई में होती है, कितनी ऊंचाई में होती है। पत्रक सूची का मतलब समझ रहे हो ना, कार्ड कैटालॉगिंग जो इस प्रकार से बना होता है आपका, ठीक है। आपके ट्रिपल-सी के अंदर उसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसकी थ्योरी जो है, जो इन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा फास्टली ऊपर टिपा दिया था। तो उसके बाद में अब अपने पाठकों की दृष्टि में असुविधाजनक होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगा दी है जो होती है। ये ओपेक वाला आता है ना आपको, ओपेक, इसके गुण और आपेक, इसके गुण और धर्म का वर्णन कीजिए। हालांकि ये 2023 में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप परीक्षा की दृष्टि से 200 शब्दों वाला, यानी कि मान लीजिए 10 नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको रफली पढ़कर जा सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, उनके लिए मुझे कंप्लीट बड़े क्वेश्चनों की सूची जो है वो लानी पड़ती है, और बड़े क्वेश्चनों के पूरी की पूरी 1 वीक लानी पड़ती है उनके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है लेखक सूची पर नोट लिखिए। लेखक सूची को परिभाषित कीजिए। लेखक सूची के गुण और दोषों को बताइए। ये 2025 में इसका क्वेश्चन आ चुका है, लेखक सूची वाला। इस बार आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर आपको, क्योंकि 2025 में तो इस पर नोट लिखाया गया था, 2026 में आपको पक्का इसके गुण और दोष पूछे जाएंगे 2026 के अंदर, तो आप इसको इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए, ठीक है। ये कितने 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेखक सूची वाला है, तो ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको मैं धीरे धीरे टिपा रहा हूँ। जो थ्योरी देखना चाह रहा है बच्चा, जिनके पास 1 वीक नहीं है, वो थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ गया 2 नंबर प्रश्न आ गया, पुस्तक सूची के आंतरिक स्वरूपों का उपयोग उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको रफली पढ़कर जाना चाहो तो जा सकते हो। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आएगा 200 शब्दों वाला, हालांकि ये 500 शब्दों वाला। वर्गीकरण सूची यानी कि क्लासिफाइड कैटालॉगिंग, सर्वगुणी सूची यानी कि डिक्शनरी कैटालॉगिंग, इसका उसकी तुलना कीजिए, यानी कि दोनों में अंतर बताइए। तो ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है ये इतना, पर छोटे क्वेश्चनों में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि अंतर तो पूछता है। नाम सूची से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों को बताइए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2023 में आया हुआ था। इसको रफली पढ़कर जाना चाहें तो जा सकता है कोई बच्चा,
अगर सोचता है कि चलो परसेंट बन जाए, क्या पता यही पूछ ले। और ये थोड़ी सी ऐड दी गई है 1 वीक की तरफ से ही, तो अपने इसको जो पढ़ना चाहे वो पढ़ लेना बच्चा। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आगे अपने क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। ये छोटे वाले क्वेश्चन आ गए, ये कल मैंने आपको करवा दिए थे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, 8 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, 11 नंबर, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए थे। ये मैंने 10 नंबर और 11 नंबर इंपॉर्टेंट बताया था, जो उस बच्चे ने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, वेरी गुड। उसके बाद में अब अपने यहाँ आगे सहकारक, यानी कि कौन होते हैं कोलोबरेटर। अब आपके प्रैक्टिकल वाले जो यूनिट है उनके क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि कोलोबरेटर कौन होते हैं, सहकारक कौन होते हैं, विस्तार से समझाइए। यानी कि इसके अंदर आपका जो होते हैं कि ऑथर के अंदर एडिटर हो गया, रिवाइजर हो गया, ठीक है। कोलोबरेटर के बारे में पूछा गया, ठीक है। कोलोबरेटर कौन से होते हैं, सहकारक कौन से होते हैं। कोलोबरेटर के प्रकार थे ना, एडिटर, रिवाइजर हो गया, या फिर कोई चीज़ को, किसी की चीज़ को लिखता है, तो वो सारे कोलोबरेटर के अंदर आते हैं। जिसमें एक मेन एंट्री होती है, कोलोबरेटर की भी एंट्री होती है, एडिट एंट्री होती है, ये चीज़, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिए। 2015 के अंदर आया हुआ, इस बार पूछा जा सकता है कोलोबरेटर वाला क्वेश्चन, तो पूछा जाता है, ठीक है। ये इसमें उदाहरण सहित बताया गया है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। संकेतक अनुच्छेद, ये ट्रेसिंग के बारे में पूछ लिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर वाला। आप लास्ट की यूनिटें आपकी इतनी हार्ड दी गई है ना, यानी कि DLIS 02 का ही पूछा गया है सारा का सारा, ये देख लीजिए। क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, ये वाली, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, फिर इनके उदाहरण दे दिए। ये क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ जो शुरू के मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिए हैं ना, उन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। मुख्य प्रविष्टि, इसमें मेन एंट्री का पूछ लिया इन्होंने। मेन एंट्री बच्चों एक क्वेश्चन में एक ही बनती है, तो आप इसको तो इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। यानी कि इसमें अगर पढ़ना चाहो ना लास्ट की यूनिट में, मुझे ये यूनिट आपको फेल कराने वाली यूनिट होती है, जो बच्चा इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग की 10 से 11 आपको यूनिट करा दी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं, वो पढ़ लेना इनकी बजाय, क्योंकि ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। फिर भी आप 3 नंबर को इंपॉर्टेंट के अंदर लगा लीजिए, गेस्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन एंट्री ये क्वेश्चन की एक ही बनती है, फिर अगले क्वेश्चन की अलग बनती है, तो ये चीज़ पूछी गई होती है। लेकिन ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने जो स्टार्टिंग की 11 यूनिट के लगाए हैं ना, तो आप वो स्टार्टिंग वाले की लगा लेना, 11 या 12 यूनिट के, वो वाले क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। ये थोड़ी सी हार्ड यूनिट है। फिर आपकी मुख्य प्रविष्टि वापस आ गई, मेन एंट्री को परिभाषित कीजिए। CC यानी कि CCC में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आगे से आगे पूछा गया है, 2015 में पूछा गया था। तो ये बच्चा जो पढ़कर जाना चाहे वो पढ़कर जा सकता है। पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जो बच्चा सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो वो इसको पढ़कर जा सकता है। ये पूछा जाएगा, और ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन अथवा में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ अथवा, यहाँ अथवा, इससे ऊपर भी अथवा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आप इसको गौर से देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चनों को घुमाकर इसमें पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में अब अपने क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको इसमें अपने आगे चलते हैं, तो आगे चलते चलते अपने को पता चलेगा ये चीज़ पूछी गई है जो आपके प्रैक्टिकल में पहले होती है। ये देख लीजिए, लीडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया, टाइटल सेक्शन हो गया, नोट सेक्शन हो गया। जैसे इसमें कॉल नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। हेडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक की जानकारी होती है। टाइटल सेक्शन के अंदर टाइटल की जानकारी होती है। नोट सेक्शन के अंदर सीरीज की जानकारी दर्ज की जाती है। एसोसिएशन नंबर जो होता है वो कॉल नंबर वाली लाइन के अंदर ही नीचे लिखा जाता है, ठीक है। फिर ट्रैक्शन सेक्शन हो गया, मेन एंट्री के जस्ट बैक साइड या फिर मेन एंट्री के नीचे वाली साइड जो है वो ट्रेसिंग सेक्शन बनता है। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की थ्योरी पूछी गई है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग की यूनिट करवाई है वो उनमें से कर लोगे तो फ़ायदेमंद रहोगे। इसमें से आप कंफ्यूज बहुत होगे यदि आपने 20 दिन का डेमो नहीं लिया है। और यदि 20 दिन का डेमो लिया है तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप मेरी डेमो वाली क्लास देखोगे DLIS 02 की, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे।
एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिए जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, और जिनके पास 1 वीक है उनको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो पढ़कर जा सकता है, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता है, ना ही पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, लेकिन कोई पढ़कर जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सारे क्वेश्चन करो दिखा दो हमको, एक बार हम पढ़कर चले जाएंगे। जो आप इंपॉर्टेंट लगा रहे हो वो एक रात पहले पढ़ लेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई हुई है, ये CIU लिखा हुआ है ना, ये क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्लास इंडेक्स एंट्री आपको बनाई गई है। ये पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई गई है CIE। ये पता है किसकी बनती है बच्चों? ये श्रृंखला प्रक्रिया की बनती है। श्रृंखला प्रक्रिया होती है ना, उसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है। जिन्होंने 20 दिन का डेमो लिया है उनको तो पता है, क्योंकि ये DLIS 02 की थ्योरी पूछी गई है आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। 01 के अंदर थोड़ी हार्ड होती है, ये देख लीजिए। ये क्लास इंडेक्स एंट्री 2, ये क्लास इंडेक्स एंट्री 3, ये आपकी श्रृंखला प्रक्रिया होती है, उसको खोला जाता है मेन एंट्री के बाद, उसके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। उसके बाद में ग्रंथ निर्देशन प्रविष्टि यानी कि बुक इंडेक्स एंट्री बनती है। ये आपके मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें से कौन कौन सी एंट्री किस किस के बाद में बनती है उसकी थ्योरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आप पढ़ोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी, ये एंट्री बनवा नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाली है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी ऊपर टिपा रहा हूँ और ऊपर निकाल रहा हूँ, ऊपर निकालना ही सही रहेगा। फिर आपको सहायक प्रविष्टि आ गई आपकी, यानी कि एडिट एंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2014 में ज़रूर पूछ लिया गया था, लेकिन उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको पढ़कर जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, सहायक प्रविष्टि एडिट एंट्रीज को परिभाषित कीजिए। सूची के विभिन्न प्रविष्टियों को उदाहरण सहित समझाइए। इसको आप इम्पोर्टेंट के अंदर लगा लीजिए, क्योंकि इसको बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 500 नंबरों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चा एक दिन में पढ़कर पास होना चाहता है वो तो मेरी वो वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वाली क्लास के अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो पढ़कर चले जाइएगा, वो पास हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा पूरे नंबर बनाना चाहता है, अच्छी तरह से 10-15 दिन पहले पढ़ना चाहता है, तो वो इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़कर जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगाए हैं उनको लास्ट के 2 दिनों में पढ़ सकता है। इसकी थ्योरी देख लीजिए, मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, साथ साथ में ऊपर निकाल रहा हूँ। ऊपर ये थ्योरी कर रहा हूँ जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, ताकि वो बच्चे क्लास को रोक कर इस थ्योरी को पढ़ सके। ये देख लीजिए फिर से हार्ड आ गया। बच्चा अगर इतनी अंग्रेजी को जानता बेचारा, तो वो DLIS थोड़ी कर रहा होता। उसको तो किसी ने ये बोला था आप DLIS कर लो, पुस्तकालय वाला डिप्लोमा कर लो, आप पास हो जाओगे, जॉब जल्दी लगोगे। पर इसमें जॉब जल्दी लगना इतना आसान नहीं है। क्यों? मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। पर फिर भी मैं थ्योरी दिखा देता हूँ, किसी बच्चे के मन में ना रह जाए कि सर हमें ये नहीं बताया, सर हमें वो नहीं बताया, ठीक है। ये बुक इंडेक्स एंट्री बना रखी है एक क्वेश्चन की पूरी की, ये फिर से बुक इंडेक्स एंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना टाइम ख़राब करोगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ बच्चों की जिद के लिए ये मैंने PDF बना दी है इन लास्ट वाली यूनिट्स की। बाकी आपका अभी टाइम वेस्ट ही होने वाला है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप ये लास्ट वाली यूनिट्स पढ़ कर जाते हो, आप शुरू वाली पढ़ लो, उसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन 20 नंबर वाला, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं धीरे धीरे करके इसकी थ्योरी जो है वो ऊपर निकाल रहा हूँ, जिससे आप इसको पढ़ सको, वीडियो को रोक कर पढ़ सको, जिसके पास 1 वीक नहीं है। ये वाला पांचवा क्वेश्चन है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, टाइम वेस्ट होने वाली बात है। पर कुछ अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, वो इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि जो बात सच है ना, मैं वही बात बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये करके चले जाओ, ऐसे करके चले जाओ, ऐसे बना लोगे, वैसे बना लोगे, ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ। अब इम्पोर्टेंट होगा वो मैं इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। प्रविष्टियाँ क्या है, इसका इनके कार्यों का वर्णन करो। ये वाला छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और ये आएगा, पक्का आएगा आपके, ठीक है। ये दिसंबर 2022 में है, इस बार 2026 में ज़रूर आएगा, ठीक है।
आप ये चीज़ जो है, जो थ्योरी है, जो असली रियल थ्योरी होती है ना, उसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिपल सी के अनुसार प्रविष्टि के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई पर रफली पढ़ना चाहो तो आप रफली पढ़ लीजिएगा, पर लास्ट के 2 या 3 दिनों में ये वाला मत पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा और बाकी आपके पढ़े हुए पूरी यूनिट्स जो है वो ख़राब कर देगा, ठीक है। फिर आपको चेन प्रोसिक्यूट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया चेन प्रोसिक्यूट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसको मैं इंपॉर्टेंट में लगाता हूँ। पर 20 नंबर वाला क्वेश्चन, यदि आप चेन श्रृंखला वाला ले रहे हो और अगर आपने 20 दिन की डेमो ध्यान से नहीं लगाई हुई है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर मैं आपको बोलूँगा, जो बच्चा कमज़ोर है वो ये वाला क्वेश्चन ना याद करें, वो स्टार्टिंग वाली यूनिट के जो क्वेश्चन बताएंगे वो याद करें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, आज भी मुझसे लिखवा लो, 2026 में आपके पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। इसमें अथवा लगा है, अथवा लगा है, अथवा लगा है, इसमें भी अथवा लगा है, अथवा लगा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को कितनी प्रकार से पूछा गया है, 1 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, यह 4 5 6 7 8 प्रकार से, और इसके बाद में इससे नीचे भी इसको बार बार अलग अलग प्रकार में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बच्चों को इम्पोर्टेंट लगाकर बता रहा हूँ। इसको आप पढ़ोगे तो ही अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कितना कितना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। पर कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप पूरा करवा देते, पूरा करवा देते, तो केवल और केवल उनके लिए मैं ये चीज़ क्या है, पूरी करवाता हूँ कि चलो ठीक है, बच्चों को पूरी करवा देता हूँ। फिर आ गया ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, विषयात्मक सूचीकरण उद्देश्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 200 शब्दों का क्वेश्चन है, रफली पढ़कर जा सकते हो, पर गेस्ट पेपर के अंदर इसको मत मानना, ठीक है। इसकी थ्योरी जो पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं थ्योरी दिखा देता हूँ। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकता है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कार्ड कैटलॉगिंग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, 2026 के अंदर आने वाला है, 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और ये पक्का आएगा, पक्का आएगा। इस क्लास के अंदर मैंने बहुत कम क्वेश्चन लगाए हैं, जो आ सकते हैं वही लगाए हैं। 2025 में आया हुआ है ना, इस बार मैं शर्त लगा रहा हूँ ALA कार्ड कैटलॉगिंग कार्ड को भरने के नियम पूछे जाएंगे। और मैं 100% बता रहा हूँ, जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आएंगे तो मेरे को यहाँ पर कमेंट करेंगे नीचे वीडियो में, सर आपके बताए हुए, ठीक है। आप पास तो मैंने बच्चों को पहले ही बता दिया कि ऊपरी हो जाओगे जो मैंने बताई है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। ये ALA से पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे का सारा इंग्लिश के अंदर दिया गया है, ये देख लो। इतनी इंग्लिश बच्चा क्या पढ़ नहीं पाएगा। तो अब ये वाले 200 शब्दों में इसमें पूछ लिया, इसका मतलब रूल्स बताइए। ये भी हार्ड क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर वाला मत पढ़ के जाना, ना ही ये आता है। इसमें इतनी इतनी इंग्लिश आ जाती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अब आपको ALA रूल्स के बारे पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को मत लगाइए। जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसकी उम्मीद हो सकती है कि आप करके आ सकते हो, जो लगवाना चाहिए वो मैं लगवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं लगवा रहा, ठीक है। इसकी थ्योरी में कहीं इंग्लिश नहीं होगी, मुझे पता है, पहले से एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनके बाद में ये 3 नंबर है, फाइलीकरण क्या होता है, ये वाला आप मत 3 नंबर क्वेश्चन आप मत करके जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 2022 में ज़रूर आया हुआ है 500 वर्ड का, पर इतनी ज़्यादा इंग्लिश, इतनी ज़्यादा डीपली दिया गया, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो करके जा सकता है। उसके लिए तो मैं ये इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ये 2026 में आ सकता है, ठीक है। पर इसके अलावा बच्चों को मैं बता देता हूँ कि इसको पढ़कर जाओगे तो आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा, फिर आप वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। और ये इसके बाद में गोडाउन संरक्षण के लिए इस 1 वीक की तरफ से ही एक छोटी सी ऐड की गई है कि बचा लीजिए मुझे,
मेरे और मेरे परिवार को ही, ठीक है। क्योंकि अब ये अपने आसपास केवल और केवल दो ही गोडाउन रह गए हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि सर ये गोडाउन पक्षी को क्यों बचाना चाहते हैं, तो इसके कारण भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका कारण ये है कि राजस्थान की शान व राज्य पक्षी गोडाउन धरती पर पाए जाने वाले करोड़ों जीवों में से सबसे संकटग्रस्त है। ये पूरे भारत के प्रजनन योग्य आबादी सिर्फ जैसलमेर में ही पाई जाती है। इससे बचाने हेतु हमारी मदद करें, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी है, इसलिए इस गोडाउन को बचाने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि ये हमारा राज्य पक्षी है, फिर भी बचाना है। अब आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि जो भी BLIS का या DLIS का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए गेस्ट पेपर जो है फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया था, ये देखिए, जो बच्चा इससे पहली क्लास, जितनी भी क्लासें यूट्यूब पर होती है उनके बारे में सबसे पहले जानकारी जो होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट सूचनाओं से आप वंचित ना रह जाएं। इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर डालूंगा, आज मैं बुक डालूंगा, यानी कि इस क्लास के बाद में मैं DLIS की सारी बुक्स डाल दूंगा। जितनी भी बुक्स है ना, जिन बच्चों के पास 1 वीक और वो बुक से पढ़ना चाहते हैं ना, उनको मैं बुक की PDF डाल दूंगा। जिन बच्चों के पास बुक है और 1 वीक नहीं है, तो इस ग्रुप के अंदर मैं 1 वीक की PDF डाल दूंगा। और इससे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि जो भी समस्या होती है स्टूडेंट की, उसके समाधान हेतु वो मुझसे संपर्क भी कर सकता है। ये देख लीजिए, BLIS और DLIS के गेस्ट पेपर मैंने डाले हुए हैं जो कि 2026 पर आधारित है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर डिफाल्टर फॉर्म का रिजल्ट आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ये लाइब्रेरियन क्लासेस अपना क्या है, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ये देख लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जुलाई सेक्शन जिनकी परीक्षाएं जुलाई 2025 सितंबर 2025 के बीच हुई थी, उनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। रिजल्ट के बाद उन स्टूडेंट ने जिन्होंने रिवोल्यूशन और रीचेकिंग फॉर्म भरवाया था, ठीक है, उनकी 6 लिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें से आप अभी तक आपका नाम नहीं आया तो 3-4 लिस्ट और जारी होगी, उसका इंतज़ार करें। यानी देख लीजिए, जितने जो रिवोल्यूशन फॉर्म भरा रखा है, डिफाल्टर फॉर्म भरा रखा है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी ये इस ग्रुप के अंदर दी जाती है। ये देख लीजिए, इस ग्रुप के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, ओके। उसके बाद में मैं बता देना चाहता हूँ कि DLIS 0, 4, 5 और 6 तो आप यहाँ से कर लोगे थ्योरी। जो DLIS 02 और 03 की प्रैक्टिकल क्लासें करना चाहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में और सीक्वेंस वाइज करना चाहता है, तो वो आप जिस यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं उसकी प्ले लिस्ट पर जाकर जब क्लिक करोगे, ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाकर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर इसकी प्ले लिस्ट आ जाएगी, जिसमें अंदर 2026 वालों के लिए स्पेशल न्यू बेंच जो है वो स्टार्ट किया गया। इसमें हालांकि अभी तक एक ही वीडियो आई है, बाकी वीडियो इस बेंच को आगे न्यू बेंच में डलेगी, क्योंकि BLIS वालों के एग्ज़ाम सर पर आ गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनके लिए क्लासें लेकर आनी पड़ी। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि DLIS 02 और 03 की इम्पोर्टेंट क्लासें जो है, ये केवल और केवल BLIS लिखा जरूर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% यूज़फुल क्लास जो है वो प्रैक्टिकल क्लास किसके लिए रहने वाली है, DLIS के लिए ही रहने वाली है। क्योंकि उसके बाद में मैंने BLIS का एक नया बेंच आरंभ कर दिया था, तो इन क्लासों को अलग कर दिया था। अब केवल और केवल DLIS की क्लासें ही इसके अंदर हैं। ये देख लीजिए, BLIS का बेंच मैंने अलग कर दिया था, तो BLIS की क्लासें अलग से मैंने लगाई हुई है। अगर कोई भी आपका भाई बहन अगर BLIS कर रहा है तो वो भी इस प्रैक्टिकल को कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासें लगा सकता है। और जिस बच्चे को हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, या तो आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्या कीजिए, आप लाइब्रेरियन फिर डैश लगाकर क्लासेस लगाओगे तो ये वाला नाम लगाते ही हमारा ये चैनल आ जाएगा। इस प्रकार का लोगो है। 600+ कुछ सब्सक्राइबर हो चुके होंगे, क्योंकि मैं क्लास लगा कर जाता हूँ तब तक 20 से 30 सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से 600+ हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी सारी सूचनाएं जो हैं वो आपको मिलती रहे। और इसके बाद में मैं DLIS 04 की क्लास लाने वाला हूँ कंप्लीट,
और मैराथन क्लास के अंदर 05 और 6 की भी क्लास लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मैराथन क्लास लगाओ, मैराथन क्लास लगाओ, तो मैंने मैराथन क्लास लगा दी है। थैंक यू सो मच बच्चों क्लास देखने के लिए।